राठौर आपके लिए आज लेकर आई हूँ जो हमारी सीरीज चल रही है यानी कि क्लास 12th वालों के लिए। भाई 100 आउट ऑफ 100 वाला तो मुझे उससे भी ज्यादा में मुझे मेरिट में नाम चाहिए, तो उसकी जो तैयारी हम करने वाले हैं उसके अंतर्गत आज हम लेकर आए हैं टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 5 के। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि चैप्टर नंबर 5 और 6 सबसे हाईएस्ट मार्किंग वाले दो चैप्टर्स हैं, इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम ऐसे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो बहुत बार आए हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ईयर्स भी लिख के लाई हूं मैं, और ये सभी बोर्ड्स के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई यूपी बिहार, देखो सिलेबस सेम है तो भाई क्वेश्चंस भी जो है वो सेम ही आते रहते हैं। भाई सबको पता है कि इंपॉर्टेंट क्या है, आपको भी पता चल जाएगा अब। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें, और आज हम वही 3 से 5 नंबर के क्वेश्चंस की बात करेंगे जो लघु उत्तरात्मक में आते हैं। मैक्सिमम आपके 1.5 या 3 नंबर में आ जाता है लघु उत्तरात्मक, और दीर्घ वाले जो होते हैं लॉन्ग वाले वो 4 नंबर के अंतर्गत आते हैं। तो हम छोटे वालों की बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, गुणसूत्रीय विकार से आप क्या समझते हैं? 3 विकार के नाम लिखो। ठीक है, वैसे ये लघु उत्तरात्मक है, 1.5 नंबर के अंतर्गत आया था जहां से मैंने लिया है पेपर में, लेकिन हम इसको थोड़ा सा वही 1.5 से 3 की तरफ बढ़ेंगे। हम दोनों हिसाब से देखेंगे, भाई 1.5 नंबर में आ गया तो क्या लिखना है, 3 नंबर में आ गया तो क्या लिखना है। तो यहाँ पे तो बस आपको विकार बताना था और 3 नाम लिखने थे, इतना ही बोला था, क्योंकि ये 1.5 नंबर के अंतर्गत आया था। लेकिन अगर ये 3 में आएगा तो क्या करेंगे भाई, 2020, 2017, 2018 के अंतर्गत आया हुआ है, और भी बोर्ड्स के अंदर अगर हम देखेंगे आरबीएससी में तो वहां पे भी रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। अब होता क्या है गुणसूत्रीय विकार, तो हमने कहा था कि गुणसूत्र में होने वाले परिवर्तनों के कारण जो रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जो विकार उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। ये बात हमने कही थी कि एक या अधिक क्रोमोसोम की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति या इनके असामान्य विन्यास क्रोमोसोमियल विकार के कारण होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो भाई क्रोमोसोम या गुणसूत्र में कोई भी प्रकार का चेंज, वो हमने 2 प्रकार के देखे थे, संख्या में भी चेंज हो सकता है और किससे हो सकता है भाई, उनकी संरचना में भी हो सकता है, जैसे हमने विलोपन है ना, डिलीशन वगैरह ये देखा था, और संख्या में भी देखा था एन्यूप्लॉइडी, ट्राइसोमी, ये सब देखे थे। लेकिन हमें क्या बताना है, हमें सिर्फ विकार बताने हैं, उनके नाम बताने। तो आपको मैंने इस तरह से समझाया था कि देखो हमारा ह्यूमन क्रोमोसोम का यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे देखो अगर हम क्लाइनफेल्टर की बात करें तो यहाँ पे XX और एक जो है एक्स्ट्रा X है। तो यहाँ पे हमने 3 डिजीज की बात की थी, जिसमें हमने बात की थी, अगर आपको सिर्फ नाम लिखने को कहा है 1.5 नंबर में तो आप अभी जो 3 डिजीज आ रही है उनके नाम लिख देंगे। लेकिन अगर आपको 3 नंबर में आया है तो आपको थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा, और वो थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसा है। ये डायग्राम भी हमने देखा था क्लास के अंदर, सब कुछ हमारी क्लास में है भाई, सब करा हुआ है हमने। इसमें क्या होता है, इसमें एक X डबल हो जाता है, मीन्स ये किसमें होता है, मेल के अंदर होता है। मैंने याद करने का तरीका बताया हुआ है भाई, F आ रहा है इसके अंदर, मतलब फीमेल, फीमेल बन जाएगा, फीमेल में होता नहीं है, फीमेल जैसे लक्षण आ जाते हैं। F से आप याद कर सकते हैं कि फीमेल जैसे लक्षण आ जाता है, फीमेल जैसा हो जाता है। तो फीमेल जैसा कौन होगा भाई, मेल होगा, वो फीमेल जैसा हो जाता है। तो अब फीमेल जैसा होने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें भाई एक X ज्यादा आ जाता है इसके अंदर, और गुणसूत्रों की संख्या जो कि 46 होती है उसकी बजाय कहती हो जाती है 47 हो जाती है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो आप नहीं छोड़ेंगे, जो आपको हाईलाइट करना है। अब देखो हाईलाइट कैसे करोगे, मैं तो यहाँ पे येलो कर देती हूँ, आप क्या करोगे भाई, ये ऐसे इसको अंडरलाइन कर देना, वहां पे जो भी आपके पास पेन है भाई, जो भी कलर आपको पेन का वहां पे अवेलेबल है उसके हिसाब से आप गाइनोकोमेस्टिया, क्या होता है गाइनोकोमेस्टिया, कि जो पुरुष होते हैं, मेल होते हैं, उनमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट शो होने लग जाता है। ठीक है, उनमें क्या होती है, स्तन ग्रंथियां शो होने लग जाती है, जिसको गाइनेस्टोमेस्टिया कहते हैं। भाई इसी को 1 नंबर का सवाल बना के भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान रखें, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो पुरुष होते हैं ये बंध्य होंगे भाई, बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर, पुरुषों जैसी जो होती है भाई, पुरुष जैसा है लेकिन इसके जो जननांग है वो विकसित नहीं हो पाते, है ना, जनन नहीं कर पाएगा, ये स्टेराइल रहेगा, प्लस गायनेकोमेस्टिया हो जाएगा इसको। दूसरा हमने पढ़ा था टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, विकार पूछे हमसे, हमें पूरी रामायण नहीं बतानी,
अब टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में थोड़ा सा उल्टा। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है भाई, एक्स क्रोमोसोम की अनुपस्थिति हो जाती है। अगर आपको क्लाइनफेल्टर का आपने एफ से याद कर रखा है तो उसका उल्टा आप टर्नर सिंड्रोम में कर दो, वहां पे फीमेल जैसा हो जाता है, कौन, मेल। तो यहाँ पे कौन होगा, फीमेल मेल जैसी हो जाती है, ऐसा याद कर सकते हो। तो भाई मेल जैसी होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका एक क्रोमोसोम हटा दो, एक्स कम होता है, तो 46 से क्या हो जाते हैं 45। हमने जो मॉडल पेपर देखा था उसमें भी ये पूछा हुआ था कि क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें एक एक्स कम रहेगा, मतलब गुणसूत्र कैसे रहेंगे, एक्स 0 पोजीशन में रहेंगे, वहां पे कैसे थे, एक्स एक्स वाई थे, ठीक है। अंडाशय अल्पवर्धित होता है और महिलाएं यहाँ पे भी कैसी रहेंगी, बंध्य प्रकार की रहेंगी, पुरुष जैसी हो जाएंगी, है ना, कद काठी उसकी पुरुषों जैसी हो जाएंगी। और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का भी अभाव हो जाता है, हाइट वाइट नहीं बढ़ पाती है ना, जो बदन है वो पुरुषों जैसा दिखाई देता है। नेक्स्ट बात करनी है हमें डाउन सिंड्रोम की, और डाउन सिंड्रोम के बारे में हमें क्या लिखना है भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दो नजरिए से हमें याद करना है, हमें ट्राइसोमी के नाम से भी याद करना है इसको। क्या होता है ट्राइसोमी में, इस आनुवंशिक रोग का कारण 21वें क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रति का होना माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है ही क्योंकि एक बीमारी है, प्लस हमें इसको एक नाम से जानते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी। ऐसा पूछा जाता है ट्राइसोमी का उदाहरण क्या है, तो ट्राइसोमी उदाहरण क्या है, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें जो होता है बच्चे के अंदर 21वें गुणसूत्र में क्या हो जाता है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र, ये वर्ड जरूर ध्यान रखना, एक एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा होने की वजह से उसमें कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं, कुछ फेसेस मैंने आपको दिखाए थे, बच्चा नॉर्मली दिखता है लेकिन उसका फेस जो है वो थोड़ा सा अजीब दिखता है, हाइट नहीं बढ़ती, मेंटली रिटार्डेड होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है, नॉर्मल बच्चों जैसा उसका बिहेवियर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इनमें ऐसा नहीं है कि ये बंध्य होते हैं, जनन कर पाएंगे, ये जननक्षम होते हैं, ये बात बिल्कुल ध्यान रखें, ऐसा ना लिख दें कि ये जननक्षम नहीं होते, ये जननक्षम होते हैं, सिर्फ इनकी मेंटल और फिजिकल ग्रोथ थोड़ी सी क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। इसमें भी 47 होते हैं, ठीक है, 47 हो जाएंगे। तो ये तीन बातें हमें लिखनी है, अगर 1.5 नंबर में आए तो नाम लिख देना, परिभाषा लिख देना, और अगर डिटेल आए तो मैंने आपको डिटेल बता दी है। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, सहलग्नता क्या है। अब सहलग्नता वाला अगर 1 नंबर में आएगा तो सिर्फ परिभाषा लिखनी है, और 1.5 नंबर में आएगा तो वही उसके हिसाब से काम करना है। ये सहलग्नता मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन कई जगह पे ये शॉर्ट नोट में भी आया है और सहलग्नता पे टिप्पणी के हिसाब से भी आया है, ठीक है। शॉर्ट नोट होते हैं ना, 2-4 देते हैं, उसके अंदर भी इसको पूछा हुआ है। तो भाई सहलग्नता क्या होती है, तो मॉर्गन ने खोजी थी ये ड्रोसोफिला के एक्सपेरिमेंट से। अगर आपको सिर्फ परिभाषा लिखनी है तो आप क्या लिखेंगे, सहलग्नता की परिभाषा ये वाली, कि एक ही क्रोमोसोम पर स्थित जिन संलग्न जीन व यह घटना 2 जीनों का एक साथ वंशागत होना सहलग्नता कहलाता है, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। अब आप यहाँ पे उदाहरण दे देंगे, उदाहरण क्या देंगे आप, वही जो मॉर्गन ने दिया था, वही हमने इतना लंबा एक्सपेरिमेंट लिखा है, कुछ तो याद उसका हमें याद है। तो हमने कहा कि ड्रोसोफिला में जो भूरी शरीर व लाल आंखें व पंखों की संलग्नता, ठीक है, क्योंकि वैसे तो बहुत बड़ा है भाई ड्रोसोफिला का, लेकिन हमें तो छोटा सा लिखना है एक उदाहरण, ठीक है। ये परिभाषा हो जाएगी, आप ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल लिख देंगे, ये लिख देंगे कि किसी जीन में भाई जो जोड़े हैं तब तक संलग्न कहे जाते हैं जब तक किसी परीक्षार्थ संकरण में उनकी पुनर्योगन क्षमता या आवृत्ति जो है वो 50%। ये अगर आपको परिभाषा पूछता है 1 नंबर में तो आप इतना लिखेंगे। अगर टिप्पणी करने के लिए कहता है तो भाई टिप्पणी के हालात थोड़े से अलग है, हमें थोड़ा सा मॉर्गन का उसको एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं बताना है आपको, पूरा तब बताएंगे जब आप ये लॉन्ग आंसर्स में आए। मान लो संलग्नता आपको 5 नंबर में दिया है तो
तो फिर आप पूरा मॉर्गन का वो एक्सपेरिमेंट है जो ड्रोसोफिला वाला वो पूरा शो करेंगे। लेकिन सिर्फ टिप्पणी की बात करेंगे तो हम लिख देंगे भाई एक ये चीज नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है थोड़ी, कि मॉर्गन ने खोजी थी। उसके बाद हम ये बता सकते हैं कि मॉर्गन की खोज से हमने जीन मैपिंग जैसी चीजों को खोजा, कि मॉर्गन ने कहा कि अगर किसी में आवृत्ति 1% है तो उन जीनों के बीच की दूरी क्या होती है, 1 मैप यूनिट, जिसको बाद में उनके स्टूडेंट जो कि क्या थे, स्टूडेंट थे, उन्होंने 1 सेंटी मॉर्गन यूनिट के नाम से बताया था। तो ये परिभाषा आप लिख सकते हैं, ठीक है, अगर टिप्पणी के लिए आता है। उदाहरण और आपको लग रहा है कि कम है तो ज्यादा नहीं, आपको पूरा ड्रोसोफिला लिखने की जरूरत नहीं है, वो जो डायग्राम थे वो आप थोड़ा सा शो कर सकते हैं, है ना, डायग्राम पे ध्यान दे दें अगर 3 नंबर में आया है तो। बाकी मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। मॉर्गन को प्रायोगिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, ठीक है, ये बात जरूर लिख दें एक बार, क्योंकि 3 नंबर में भाई कुछ तो लिखेंगे अगर 3 नंबर में आएगा। और अगर 3 नंबर में आया है तो ड्रोसोफिला पूरा डिफाइन नहीं करना है, आपको क्या करना पड़ेगा भाई, डायग्राम बना दे, ठीक है, डायग्राम बना दे, तो आपका काम 3 नंबर में हो जाएगा। वो जो बुक के अंदर बने हुए हमने भी बनाए क्लास के अंदर, पूरा डिटेल डिस्कशन किया है भाई 1 घंटे का इस पे। अब एक और ZW और ZZ प्रकार का लिंग निर्धारण स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन 2011 में एक बार आया हुआ है, RBSC में भी एक बार आया हुआ है, यूपी और बिहार वाले में एक बार आया हुआ है, यूपी का मुझे आइडिया नहीं है अभी, लेकिन आया हुआ जरूर है, और ये वाला इंपॉर्टेंट भी है। तो ये किस में होता है आपको पता है, ये पक्षियों में होता है ना, वो मैंने आपको बताया था, मोर नहीं लड़ेंगे, तो मोर जो है यहाँ पे क्या होती है, मादा जो होती है वो विषम युग्म की होती है, यानी कि जो मोरनी होती है वो कैसी होती है भाई, विषम युग्म की होती है, ठीक है, आपको पता है, पूरा लिख देंगे। ये किस में पाया जाता है, मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट में लिख रही हूं, लेकिन लाइनें आप बताएंगे पूरी। यह पक्षियों में लिंग निर्धारण का तरीका है भाई, ठीक है। अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूं। दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है कि यहाँ पे मादा जो है, फीमेल जो मोरनी है, एग्जाम्पल हमने मोरनी लिया था, लेकिन यहाँ पे पूरे पक्षियों की बात हो रही है। मादा जो क्या रहेगी भाई, मादा विषम युग्म की होती है, विषम युग्म की होगी। विषम युग्म की का मतलब इसके दोनों क्रोमोसोम पे अलग अलग, ZW जो है वो किसका रहेगा, मादा का रहेगा, जबकि नर जो होता है वो कैसा रहेगा, ZZ रहेगा, सम युग्म की होगा ये, ठीक है। और फिर हमें वो चार्ट बना देना है, तो भाई एक बार लिख देंगे कि भाई ZZ से मिलेगा तो नर, और ZW से मिलेगा तो मादा का निर्माण होगा, और फिर वही चार्ट जो हमने वहां पे भी बनाया था, ऐसा वाला, ये नर है, ये मादा है। आप चाहो कारीगरी, जैसे कि मैंने कहा, तो भाई ड्राइंग वाइंग बनाए, आपने मोर तो भाई सबने ही बनाना सीखा होगा बचपन में, तो भाई मोर वोर बना दे, ये मोरनी हो गई, ठीक है, और इधर मोर कोई पक्षी बना दे, लेकिन मोर मोरनी में आप नर और मादा ज्यादा डिफाइन कर पाओगे, तो इसीलिए मोर बोला मैंने, ठीक है। यहाँ पे आप वही चार्ट बना दो जो मैंने आपको क्लास के अंदर बनवाया है, बना देंगे। ये मुझे पूरा बनाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, इधर फीमेल है और इधर मेल है, ठीक है। क्या होगा भाई, ZW आएगा तो मादा पैदा होगी, और ZZ आएगा तो नर पैदा होगा, ये क्रॉस आप कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल सीधा सिंपल सा है। नेक्स्ट की बात अगर हम करें तो हमें अपूर्ण प्रभाविता को, क्योंकि इसका 1 शॉट अभी हाल ही में हमने किया है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ज्यादा इसको डिटेल में आपको बताने की जरूरत है। अपूर्ण प्रभाविता को समझाइए, 2018, 17, 22 के अंदर पूछा हुआ है, और मेंडल का कोई ना कोई नियम, देखो मेंडल पूरा नहीं पूछा गया है कभी भी इतने सालों में, 2004 तक तो बिहार के मैंने पेपर देखे मैंने, और उसमें डायरेक्टली नहीं पूछा है, हमेशा उसका कुछ नियम पूछा है, या तो अपूर्ण प्रभाविता पूछ लिया, या पृथक्करण पूछ लिया, या प्रभाविता का नियम पूछ लिया, ऐसे नियम पूछा हुआ है। तो क्या होता है अपूर्ण प्रभाविता, कि जब किसी पीढ़ी में समयुग्म की प्रभावी व समयुग्म की
अप्रभावी के मध्य का लक्षण प्रकट होता है। ये मैं अपनी भाषा में भाई परिभाषा लिख रही हूँ, क्लास में मैंने थोड़ी सी डिफरेंट भी लिखाई है, वहां पे भी मैंने ये बोली जरूर थी कि दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। मध्य का लक्षण प्रकट होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। ये मैं अपनी तरफ से एक बार और आपको जो है लिख के बता रही हूं, ठीक है। और क्लास वाली भी बता देती हूं आपको। ये देखो, वह वंशागति जब विषम युग्मकी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों समयुग्मकी के बीच का फिनोटाइप टाइप का मतलब वही लक्षण प्रारूप प्रदर्शित होता है, अपूर्ण प्रभाविता कहलाती है, ठीक है। इसके बाद अपूर्ण प्रभाविता की खोज 1903 में कार्ल कॉरेंस ने दी थी, ये जरूर याद रखें और लिखे भी सही, इसको अंडरलाइन करें। देखो मैंने पहले भी कहा, यहाँ में मैं येलो कर देती हूँ, आप अंडरलाइन का यूज करें अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है। अतः मेंडल का पूर्ण प्रभाविता का नियम सदैव नहीं होता। उदाहरण के लिए मैंने आपको दोनों उदाहरण बताए थे, गुलाबबास भी बताया था और मिराबिलस जलापा जिसको हम कहते हैं वो भी। और एक और एग्जांपल हमने दिया था स्पेन ड्रैगन का, ठीक है। स्पेन ड्रैगन का भी एग्जांपल हमने दिया था, तो मैंने कहा था कि एनसीईआरटी के अंदर मिराबिलस जलापा नहीं है, ठीक है। तो वो ये कौन है भाई? ये मिराबिलस जलापा का है। मैंने 2-3 एग्जांपल दिए हैं, ये आपको पूरी ऐसी टेबल वहां पे बनानी है जो मैंने क्लास से आपको बनवाई थी, ठीक है। इतना ही आपको काम करना है। कोई एग्जांपल ले लो, या मिराबिलस का ले लो या स्पेन ड्रैगन का ले लो, ठीक है। जो भी लेंगे बताएगा तो वही। नेक्स्ट की बात करें, देखो पृथक्करण का नियम अपूर्ण प्रभाविता के साथ, इनका भी नाम है भाई 2019 और 22 के अंतर्गत आया है ये। युग्मक निर्माण के अंतर्गत एलील के दोनों एलील पृथक पृथक हो जाते हैं तथा निषेचन के समय युग्मकों के यादृच्छिक संलयन के कारण उनकी युग्मित अवस्था पुनः स्थापित हो जाती है। इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। क्या कहता है ये नियम? कि जब युग्मक बनते हैं किसी भी चीज से तो दोनों एलील पृथक पृथक हो जाते हैं अर्धसूत्री विभाजन में। माता के गुणसूत्र जो उस बच्चे के अंदर थे, जो उसके मम्मी पापा से आए थे, वो वापस क्या हो जाते हैं? सेग्रीगेट हो जाते हैं। जैसे हमने टी से देखा था कि अगर इसमें 2 गुण है तो ये वाला टी और ये वाला टी अलग होगा युग्मक बनते समय, जब हम इनके गैमेट बनाते हैं, जब हम इन पे चेकर्स बोर्ड बनाते हैं। अच्छा, बच्चे पूछ रहे चेकर्स बोर्ड, बेटा उस पेपर में बताया था मैंने यूपी वाले में, इसी को चेकर्स बोर्ड कहते हैं, पुन्नेट चार्ट को, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि पृथक हो जाते हैं और एक दूसरे से स्वतंत्र भी रहते हैं, और इसी को एक और नाम से जाना जाता है युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन यूपी के अंदर अभी मॉडल पेपर में हमने देखा था कि इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं। यहाँ पे देखो मेरे नोट्स के अंदर आंसर लिखा हुआ है, ये वहीं से लिया है मैंने क्लास के अंदर से, कि इसमें क्या होता है भाई, एलील किसी भी अवस्था में सम्मिश्र नहीं होते, कभी भी मिक्स नहीं होते, हमेशा ये अलग रहेंगे। कभी भी एक लक्षण दूसरे को पूरी तरह से नहीं मिटा सकता, वो वापस आएगा जब उसको मौका मिलेगा, ठीक है। अतः युग्मक किसी भी विशेषक के लिए शुद्ध होते हैं। इस कारण पृथक्करण के नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। बहुत है इतना, 1.5 नंबर के अंदर आएगा, इतना बहुत है। अगर ज्यादा में आता है 3 नंबर में तो आप एक्सपेरिमेंट बता दो जो मेंडल ने करा था पृथक्करण के नियम में, F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी वाला एकल संकरण, ठीक है। द्वि वाला तो तीसरे नियम के लिए देना है। और सबसे फेवरेट टॉपिक इस चैप्टर का, और वो है शॉर्ट नोट्स जो आते हैं, यानी कि टिप्पणी कीजिए संक्षिप्त में। 2014, 13, 20, 21 हाल ही में देखो आए हुए हैं, ठीक है। और इसमें सबसे फेवरेट जो बचे कुचे रह जाते हैं, जो जिनको हम इंपॉर्टेंट कहते हैं, जैसे कि हीमोफीलिया है ना, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। उसके बाद हमारा टेस्ट क्रॉस, और ये क्लाइनफेल्टर तो अकेला ही कितनी बार आ गया है। अभी हमने क्लाइनफेल्टर डिस्कस किया गुणसूत्री विकार में भी, और यहाँ पे देखो 2010, 17 और 22 ये मैंने बिहार में देखा था, कंटिन्यूअसली बहुत बार आ गया ये बिहार बोर्ड में, ठीक है। इसलिए मैंने स्पेशली इस पर टैग लगाया है। क्या है हीमोफीलिया? तो हीमोफीलिया के बारे में आप ले लेंगे, ठीक है, बात कर लेंगे कि ये एक क्या है, बीमारी है और कौन से प्रकार की है, एक्स लिंक्ड है भाई, लिंग वाली है, ठीक है। एक्स गुणसूत्र पर होती है और कैसी है, रिसेसिव है, अप्रभावी है, एक्स लिंक्ड अप्रभावी है, ठीक है। महिलाएं कैरियर होंगी इसमें, पुरुष बैड लक के देवता रहेंगे, ठीक है, बैड लक के देवता। सिकल सेल में क्या था,
सिकल सेल ऑटोसोमल थी, ऑटोसोमल अप्रभावी, ठीक है। रिसेसिव ही है, मैंने आपसे पहले ही कह दिया आपके सिलेबस में सारी बीमारियां रिसेसिव ही दे रखी है, डोमिनेंट का कोई एग्जाम्पल दिया ही नहीं है आपके बुक के अंदर। उसमें एक्स लिंक्ड है जो कि भाई हीमोफीलिया है और वर्णांधता है, दोनों ही एक्स लिंक्ड बीमारियां है, वाई लिंक्ड भी आपके दिस में दे नहीं रखी है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना, कंफ्यूज होने की। और टेस्ट क्रॉस क्या बताया था आपको, टेस्ट क्रॉस क्या बताया था भाई, टेस्ट क्रॉस में ये बताया था कि किसी भी F1 पीढ़ी का उसके अप्रभावी जनक से बोलती जा रही हूं मैं परिभाषा, चाहे तो लिख ले, नहीं तो आपके पास नोट्स में है ही। F1 पीढ़ी का उसके किसी अप्रभावी जनक से संकरण कराना टेस्ट क्रॉस कहलाता है। क्यों किया जाता है ये, क्यों किया जाता है भाई, क्यों, ये बात ध्यान रखें। जीनोटाइप पता करने के लिए F1 पीढ़ी का या जो भी पीढ़ी आप जिसका भी जीनोटाइप पता करना चाहते हैं, F1 पीढ़ी का जीनोटाइप पता करने के लिए, मैंने यहाँ F1 लिखा है, लेकिन आप किसी का भी जीनोटाइप अगर पता करना चाहते हैं तो उसका टेस्ट क्रॉस करा दो, ठीक है। इसमें भी आपको वो चेकर्स बोर्ड बनाना पड़ेगा जो मैंने क्लास में बनवाया है। कैसा बनेगा भाई इसका चेकर्स बोर्ड, यहाँ पे तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे तो F1 पीढ़ी आ जाएगी, मान लो मैंने ये ले ली है, ये कुछ भी हो सकती है, इसका जीनोटाइप तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या लेना है, रिसेसिव लेना है, अप्रभावी जनक लेना है, तो अप्रभावी जनक कौन होगा, स्मॉल टी, बस क्रॉस कराओ। और ये मैंने बताया था कि अगर 50-50% आता है तो क्या होता है, और अगर उससे वेरिएशन आती है तो क्या होता है, ठीक है, बताया था ना। 100% आते हैं तो समयुग्मजी होता है, और 50% आते हैं तो हमारा जो F1 पीढ़ी है वो कैसी होती है, विषम युग्मजी। जिसने क्लास नहीं देखी है क्लास जाके देखें, वन शॉट जाके देखें, ठीक है। चलिए, वैसे मैंने आप बहुत सारी हिंट दे दी है। क्लाइनफेल्टर अभी पढ़ के आए, ज्यादा अभी जस्ट पढ़ाइए। तो ये थे आज के हमारे टॉप 5 क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के। जरूर इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा। देखो, आने का मतलब ये नहीं होता कि भाई मैम आपने तो कहा तो क्लाइनफेल्टर आएगा, आया नहीं, मैम आपने तो कहा था हीमोफीलिया, आया नहीं। अगर इस हीमोफीलिया से 1 या 2 ऑब्जेक्टिव भी आ गए ना तो मेरा ये वीडियो आपके लिए सफल हो गया, ऐसा समझ लेना। इस क्लाइनफेल्टर से 2 छोटे क्वेश्चन भी आ गए ना 1-1 नंबर के, कि कितने गुणसूत्र है ये बता दो, या क्लाइनफेल्टर क्या है ये बता दो, लक्षण बता दो, 1 नंबर का भी आ गया तो समझ लेना ये वीडियो सफल हो गया है आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो भाई आज के टॉप 5 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 के यहीं पे समाप्त होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही कुछ मस्त वाले क्वेश्चंस के साथ, अगले कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।